Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are gonna cover the last topic of the chapter rural development। और इसमें हम लोग जो हमारे दोनों रिमेनिंग इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क क्या होता है। बेसिकली हम लोग समझेंगे कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इज़ नथिंग बट रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ द फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज़ और क्रॉप्स रिड्यूसिंग द मार्केट रिस्क। मतलब कि जो फार्म के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको नई एक्टिविटीज़ और नए क्रॉप्स में लगाना जिससे कि मार्केट रिस्क कम हो। मतलब कि मान लो पहले हम अपने फार्म में एक ही क्रॉप उगा रहे थे और उसमें ही जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे वो लगा रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट रिस्क से बचने के लिए हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो रिसोर्सेज केवल एक क्रॉप्स में लग रहे थे अब उन रिसोर्सेज को बांटा जाएगा और दूसरे क्रॉप्स में भी लगाया जाएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, रीएलोकेशन ऑफ फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और नई क्रॉप में जा रहे हैं। इस तरीके हम नई एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, और इससे क्या होगा कि जो हमारा मार्केट रिस्क है वो कम होगा। अब मार्केट रिस्क कैसे कम होगा, क्योंकि मान लो पहले तुम सिंगल क्रॉप फार्म कर रहे थे, मान लो केवल पहले वीट ग्रो कर रहे थे, तो अगर वीट का प्राइस अच्छा रहा मार्केट में तब तो तुम्हारे पास ठीक है अच्छा प्रॉफिट आएगा, लेकिन वीट का प्राइस अगर मार्केट में अच्छा नहीं है तो फिर क्या, फिर तो कोई और हम लोग के पास अल्टरनेटिव ही नहीं है। और अगर मान लो मैं वीट और राइस दो क्रॉप शो करती हूँ अपने फार्म में, तो उस टाइम पे अगर मान लो वीट का प्राइस कम जाता है देन ऑल्सो आई हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट इज़ माई राइस दैट कैन सेल वेल। तो इस कारण जो मेरा मार्केट रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में क्या आता है। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि वही जैसे मैंने बताया कि सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग में शिफ्ट करना। मतलब पहले तुम एक क्रॉप उगा रहे थे, अब तुम सेम टाइम पे 2 या 3 या फिर उससे ज़्यादा क्रॉप्स उगा रहे हो, देन दैट विल बी कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा मार्केट रिस्क होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, और या फिर मान लो मानसून नहीं हुआ या ये सब नहीं हुआ, ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड मार्केट रिस्क होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट रिस्क ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन और ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून वुड बी मिनिमाइज्ड। उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जिसके बारे में हम लोग बेसिकली बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्रॉप फार्मिंग से किसी दूसरे एरिया ऑफ प्रोडक्शन में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि क्रॉप फार्मिंग सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। मतलब आप फार्मिंग छोड़ के कोई भी और काम कर रहे हो या कोई भी और काम पे शिफ्ट कर रहे हो तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मतलब बेसिकली मेजरली 3 चीज़ें आती हैं या 3 प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें यूजुअली फार्मर्स शिफ्ट करते हैं फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू दीज एक्टिविटीज़, ओके। सबसे पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री या फिर उसको हम लोग लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कह लेते हैं। तो इसके अंदर आते हैं पोल्ट्री, कैटल, गोट, शीप, ये सब, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सप्लीमेंट्री इनकम का सोर्स के जैसे यूज़ किया जाता है। सप्लीमेंट्री इनकम मतलब कि यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करते हैं और साथ में लाइक कोई गाय पाल लेता है, कोई भैंस पाल लेता है जिससे उनको दूध होता है तो वो दूध भी बेच लेते हैं, ठीक है। तो ये एक उनकी सप्लीमेंट्री इनकम हो जाती है। उसके बाद ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कि सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होती। सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ मतलब कि वहाँ पे मानसून कम होता है, ठीक है, सूखे एरियाज़ होते हैं बेसिकली, और ये वुमेन के लिए भी एक अच्छा ऑक्यूपेशन है। उसके बाद जो डेयरी सेक्टर का परफॉर्मेंस है, जो डेयरी सेक्टर है वो भी हम लोग का एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आता है, तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रेसिवली इंक्रीज़ हो रहा है, और इसका रीज़न है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड मतलब कि वाइट रेवोल्यूशन जो कि 1966 में आया था, जिसके अंदर एक सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाया गया था। मतलब कि जो भी दूध वाले थे छोटे छोटे सबको मिला के एक कर दिया गया था और एक कोऑपरेटिव बना दिया गया, और अब उन लोग एक साथ सेल करते और एक साथ परचेज करते थे। इसके कारण उनकी बार्गेनिंग पावर भी बेहतर हो गई, प्लस उन लोग को मार्केट में प्राइस भी बेहतर मिलने लगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में करेंटली क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ एनिमल हस्बेंड्री में करेंटली लो प्रोडक्टिविटी है, और वो क्यों है, क्योंकि
बैकवर्ड नो हाउ, मतलब कि अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा हमारी जो कहें कि टेक्नोलॉजी है और हमारे पास जो जानकारी है कि एनिमल्स को कैसे रियर करना है, कैसे रखना है, वो अभी कहीं ना कहीं बहुत कम है और बहुत पिछड़ी हुई है। मतलब कि एडवांस नॉलेज नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। प्लस हमारे पास जो वेटरनरी केयर है वो भी बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम हम लोग को वेटरनरी डॉक्टर्स मिल पाते हैं जो एनिमल्स की देखभाल कर सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या ज़रूरत है कि हम नई टेक्नोलॉजी लाएं, बेहतर वेटरनरी सर्विसेज लाएं और बेहतर क्रेडिट फैसिलिटीज़ लाएं। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का फ़िशरीज़। तो फ़िशरीज़ बेसिकली आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये सब कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पे आपको ओशंस देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए इन जगहों पे फ़िशरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपना बजट एलोकेशन भी फ़िशरीज़ के टूवर्ड्स इंक्रीज़ किया है, प्लस कुछ इनोवेशंस भी आई हैं जिसके कारण ये सेक्टर अब थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू कर रहा है। और जो फ़िशिंग कम्युनिटी है वो दोनों इनलैंड एज वेल एज़ मरीन सोर्सेज दोनों पे डिपेंड करती है फ़िशिंग के लिए। इनलैंड मतलब हो गया हम लोग का पॉन्ड, रिवर, ये सब, और मरीन मतलब कि ओशन, सी, ये सब। ठीक है, उसके बाद जो वुमेन है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है थ्रू एक्सपोर्ट एज वेल एज इंटरनल मार्केटिंग। सो मतलब बेसिकली वुमेन फ़िशिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट फ़िश को सेल करने में इन्वॉल्व है, फ़िश की मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, लो पर कैपिटा इनकम है, मतलब कि पर पर्सन जो इनकम है वो बहुत लो है, इलिटरेसी है, ओवर फिशिंग हो रही है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ हो रहा है, वाइड स्प्रेड इंडेटनेस हो रही है। इन सब कारणों से फ़िशिंग कम्युनिटी को काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आता है कि अब क्या ज़रूरत है इस सेक्टर में करने की, तो इस सेक्टर में बेहतर क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत है और बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ आर हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आ गया हम लोग का, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बिसाइड सेवरल अदर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो ग्रेन्स का हो जाता है, वो पल्सेस का हो जाता है, वो वेजिटेबल्स का हो जाता है, नहीं सॉरी, एग्रीकल्चर बस ग्रेन्स, पल्सेस मेजरली इन्हीं सब चीज़ों का होता है, वीट, राइस, ये सब। और हॉर्टिकल्चर में हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, फर्स्ट लार्जेस्ट है चाइना। उसके बाद हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैशनट्स एंड वेराइटी ऑफ स्पाइसेस, मतलब कि मसाले। ठीक है, उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर में क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इंक्रीज़ हुई है या वो बहुत बेहतर हुई है ओइंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन। नहीं होगा यहाँ पे होगा गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये करेक्ट करना है, ग्रीन की जगह हटा के हम लोग लिख देंगे गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में आया था और जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो आया था हम लोग का इसमें हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, ओके, चलो अब ये सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं कि बल्क ऑफ एक्रिएज अंडर हॉर्टिकल्चर हैज़ एक्सपैंडेड एट द कॉस्ट ऑफ एक्रिएज अंडर पल्सेस। एक्रिएज होता है एरिया अंडर कल्टिवेशन, तो जो बहुत सारा एरिया इस समय हॉर्टिकल्चर में इंगेज्ड है वो कैसे आया है, एट द कॉस्ट ऑफ एरिया अंडर पल्सेस। मतलब उस एरिया में पहले पल्सेस उगाई जा रही थी, बहुत सारी दालें उगाई जा रही थी, अब क्योंकि पल्सेस की जगह वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पल्सेस की सप्लाई में शॉर्टफॉल हुआ है, कमी हुई है। ठीक है, उसके बाद इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में, कोल्ड स्टोरेज में और ये सब। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह इन सबको कोल्ड स्टोरेज वगैरह का बहुत काम पड़ता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज़ अ वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या होता है? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच ऑर्गेनिक इनपुट्स आर यूज्ड फॉर कल्टिवेशन which helps in restoring, maintaining and enhancing the ecological balance. So organic farming एक ऐसा सिस्टम है फार्मिंग का जिसमें कि ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ करके कल्टिवेशन किया जाता है, जो कि हेल्प करता है इन रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब कि इकोलॉजिकल बैलेंस को एनहांस करता है, बेहतर करता है, सुधारता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक इनपुट्स मतलब क्या हुआ?
ऑर्गेनिक इनपुट्स मतलब हो गए हमारे एनुअल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट। और ऑर्गेनिक इनपुट्स का ही क्यों यूज़ किया जाता है, केमिकल इनपुट्स का क्यों यूज़ नहीं किया जाता? क्योंकि जो केमिकल इनपुट्स हैं अगर वो फूड सप्लाई में एंटर कर गए तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं, प्लस वो वाटर सोर्सेज को भी गंदा कर देते हैं, मतलब कि पेनिट्रेट करते हैं, लाइफ स्टॉक को हार्म करते हैं और सॉइल को ख़राब करते हैं, प्लस जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है इन केमिकल इनपुट्स के कारण। इसलिए ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ करके फार्मिंग की जाती है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी क्यों चाहिए आखिर? क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग इज़ लाइक वे मोर बेटर देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर हम लोग ऐसे बात करें, क्योंकि उसमें फसल ज़्यादा होती है, उसकी फसल के प्राइस कम होते हैं और वो सब, लेकिन फिर भी हम क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करें? इसका आंसर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड्स यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू होने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज का ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है विच आर पेट्रोलियम बेस्ड, एंड वी ऑल नो दैट पेट्रोलियम इज़ हाईली नॉन रिन्यूएबल, राइट? ओके, उसके बाद आता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं कन्वेंशनल फार्मिंग में जो कि यूज़ होते हैं वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज़ करते हैं जो कि ग्राउंड वाटर को पोल्यूट नहीं करते, इसलिए कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ एनुअल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट। तो जब हम एनुअल मैन्योर्स और कंपोस्ट का यूज़ करते हैं ना सॉइल पे, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो और बेहतर हो जाती है, सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, जिसके कारण क्रॉप्स और ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसलिए ऑल्दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनका फूड जो होता है वो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है। प्लस जो टेक्नोलॉजी होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब कि कॉस्टली नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या करना है, हम लोग को एनुअल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट का ही तो यूज़ करना है, सो विच इज़ नॉट अ बिग डील। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजी होती है वो इनएक्सपेंसिव होती है, जिसके कारण जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन लोग भी अफोर्ड कर पाते हैं। अब देखो, जैसे कन्वेंशनल फार्मिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसको एज अ पैकेज यूज़ करना पड़ता है। मतलब अगर तुम HYV सीड्स यूज़ कर रहे हो तो तुमको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब यूज़ करना है, प्लस अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है ये वैसे मैंने बता दिया है, बट फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पहली प्रॉब्लम क्या है, लेसर यील्ड्स, मतलब कि फसल कम पैदा होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसके बाद जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है, मतलब हम लोग उनको कम टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, प्लस उनके प्राइजेस जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस कम होते हैं, फसल कम होती है। तो जब डिमांड कम होती है सप्लाई कम होती है बट डिमांड ज़्यादा होती है, देन प्राइजेस जो होते हैं वो हमेशा हाई ही होते हैं। ओके, so that was it for the chapter. I hope you liked the video. If you did, then do stay tuned for more upcoming videos. Till then, take care of yourself and keep studying. Okay.